चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्वयं, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग महक। चलिए बाकी सब भी जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। आज हम यूनिट 2 चैप्टर 2 की यूनिट 2 भी हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। आज एक्सरसाइज चलेगी मैट्रिक्स की। ओके, चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कल जो हमने किए थे वो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह कर ली थी और उसके बेस के हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए थे। तो वो डिटरमिनेंट तो हमारा सारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैट्रिक्स जो है, अब हम जब एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें हमारे डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी तो यूज होंगी ही, साथ ही साथ मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज हमें मिलेंगी देखने को, ठीक है बेटा। ओके, सृष्टि भी आ गई है बेटा। सृष्टि गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए अब हम अपना देखते हैं जो भी हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। हाँ, एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर 2 की और ये है एक्सरसाइज यूनिट 2 में। चलिए, अरे हो जा ना ऑन। हाँ, दिख रहा है ना बेटा आपको प्रॉपर? हाँ, चलिए अब जो इसमें मैट्रिक्स है बेटा, इसमें हम एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधा। इसकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, डिटरमिनेंट भी हो गया है। अब देखते हैं हम इसका एक्सरसाइज में क्या है, ठीक है। इसकी एक ही एक्सरसाइज है, उसी में हमारे 36 क्वेश्चंस गिवन है। तो आज हमें सारे के सारे कंप्लीट करने बेटा, ठीक है। हमारी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि 36 क्वेश्चन आज ही कवर हो जाए। ओके, कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर जो होगा आपका वो पहला वाला चैप्टर होगा, क्योंकि पहला वाला चैप्टर मैंने पहले नहीं कराया। एक्चुअली इसीलिए नहीं कराया था क्योंकि जब हमें इक्वेशन सॉल्व करना आ जाता है ना, तो हमें आधा मैथमेटिक्स आ जाता है। बस अब क्या बचता है, बस फिर तो आपका थोड़ी छोटी छोटी चीजें बच जाती हैं, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आज हम जो कर रहे हैं वो सेकेंड यूनिट की एक्सरसाइज ए है, आप देख सकते हैं। सभी आ जाओ बेटा जल्दी जल्दी, स्टार्ट करने से पहले। आर्यन आ गए हैं भाई, आर्यन भी आ गए हैं। आर्यन गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। चलिए अब हम जो बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? इसमें कहा है, हाँ इसमें कहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है अगर हमारे 16 एलिमेंट्स हैं? तो आपने देखा होगा बेटा, जब भी हम हाँ 2 into 1 2 into 1। अच्छा, बहुत अच्छे, फर्स्ट 16 वाला। एलिमेंट। अच्छा, कोई मेरे को ऐसा मैट्रिक्स लेके बताओ जिस जो हमारे 2 into 1 ऑर्डर का है, यानी 2 by 1 ऑर्डर का है और उसमें 16 एलिमेंट आ जाए। सर नहीं, मैंने पहले वाले का आंसर बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन का। पहले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो तुमने आंसर बताया वो 2 into 1 फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, एक बार चेक करते हैं इसका। देखो बेटा, ये इसमें ये कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 16 एलिमेंट्स हो, तो आगे देखो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी कौन सा हमारा ऑर्डर हो सकता है जो कि ये रखे। तो अब मुझे ये बताओ, आपने देखा होगा, एक बात तो ऑब्जर्व किया होगा, ऑप्शन ए सही है महक? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड सृष्टि एंड महक, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जब भी हमने कोई मैट्रिक्स पढ़ा था, अगर हम a इज इक्वल टू 2/2 3/3 और 4 यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 into 4 का 2 into 2 का सॉरी, इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो देखिए बेटा, जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट क्वालिफाई करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे हमारे, वो ऑर्डर की जो मल्टीप्लिकेशन आती है ना, ऑर्डर की जो मल्टीप्लिकेशन आती है,
उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। समझ आया आपको? समझ आया? तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसका ऑर्डर 3/2 है, जिसका ऑर्डर 3/2 है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3/2। तो अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे क्या? वेरी गुड। अगर मेरा ऑर्डर 3/3 का हो जाए तो इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे क्या? क्योंकि इसका प्रोडक्ट 9 ही तो आएगा, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है बेटा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ आगे जो इसमें हमारा ऑप्शन बी है, क्या इसमें वही ऑप्शन होगा जब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि अगर ये वाला ऑर्डर है 2/8 का, तो इसका मतलब ये है कि 2 और 8 की मल्टीप्लाई 16 आना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 8 की मल्टीप्लाई करके देखो 16 आएगा, 8 और 2 की मल्टीप्लाई करके देखो ये भी 16 आएगा, 4 और 4 की मल्टीप्लाई करके देखो ये भी 16, 1 और 16 की मल्टीप्लाई करो ये भी 16, 16 एंड 1 की मल्टीप्लाई करो तो ये भी 16। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हम किसी भी वे में लें, चाहे इसका कोई सा भी ऑर्डर रखें, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज 16 होंगे। सही कहा? चलिए, बाकी कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हम इसे सेटिस्फाई कर रहा हो। देखिए यहाँ पे ऐसा, अगर हम देखें ए वाला ऑप्शन सही है क्या? इसमें देखिए एक आपको दिख रहा होगा 2/8, चलिए ये तो ठीक है, इसकी वजह से ये ठीक है, लेकिन यहाँ 8/1, तो 8/1 का मतलब क्या हुआ? इसमें 80 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो हमारा ये ऑप्शन तो फेल हो जाता है ना, वो ऊपर कह रहा है 16 एलिमेंट होने चाहिए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है? ट्रांसपोज ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज ए। तो देखना, ट्रांसपोज ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? क्या वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है? क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है? क्या स्क्वायर होता है या स्केलर होता है? बताओ कौन सा होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ना? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज तुम देखोगे अपने आप से कर लोगे, इतनी इजी एक्सरसाइज है और इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मैट्रिक्स से। ठीक है, तो आप देख लो, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, A इज इक्वल टू, मैंने 2/3 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिया है, तो 2/3 मीन्स उसमें नंबर ऑफ कॉलम तो हमारे 3 है और 2 रोज है, तो 2 1 3 और 1 3 2। आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज, इस तरह से हम इसको शो करते हैं बेटा, तो इसका मतलब जो इसका रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे देखिए, अगर मैं रो को लूं, ये कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये आएगा मेरा 2 1 3 और 1 3 2, इसका मतलब ये हुआ ना। तो अगर ये रेक्टेंगल था, ये अगर हमारा रेक्टेंगल था, तो आगे वाला बताओ कैसा होगा? तो ये भी तो रेक्टेंगल ही है बेटा, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ आया आपको या नहीं? क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका आंसर मिल गया है ना आपको, ए आंसर इज करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज, यानी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है किसी रो मैट्रिक्स का, तो वो क्या क्या होगा? बताओ कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स कैसा होता है आपको पता है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना? नहीं, कॉलम बन क्वेश्चन नंबर जाएगा। 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है बेटा? अब मान लो ए मैट्रिक्स है हमारा, एक ऐसा मैट्रिक्स है ए जो कि एक रो मैट्रिक्स है, तो इसके जो भी एलिमेंट होंगे सिर्फ रो में होंगे क्या? तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा रो मैट्रिक्स लिया है बेटा जो कि हमारा, इसमें 1 रो है और 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं ए डैश का, तो इसका मतलब ट्रांसपोज क्या, जो रो होगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4, और जो इसका हमारा इसका ऑर्डर है वो चेंज हो गया है 4/1 का, तो इसका मतलब ये अब कॉलम मैट्रिक्स है क्या? क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है बेटा? यस सर। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए इसको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए बी इफ, यानी अगर हम टू मैट्रिसेस को ए और बी, मान लो यहाँ पे ए और बी हमारे टू मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्या गेट करने के लिए? ए बी गेट करने के लिए। तो अब बताओ मुझे, both are rectangular, both have same order, number of column of A is equal to rows of B, बताओ क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यानी अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करें ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी, हाँ, और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दिख रहा है ना आपको? समझ आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछना, मैं जल्दी जल्दी बस करवा रहा हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ ए मॉड, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन ए इज, तो अब बताओ क्या है इसमें? जीरो मैट्रिक्स, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर या फिर जीरो? मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बताई थी डेफिनेशन, तो सिंगुलर मैट्रिक्स से जब भी हमारा किसी मैट्रिक्स का मॉडुलस क्या आ जाए बेटा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। मैंने कराया था ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए देखिए ए ट्रांसपोज जब हम फाइंड आउट करते हैं और वो वापस ए के इक्वल आ जाता है, तो हम सिमेट्रिक ही तो कहते थे उसको। बताओ। देखिए अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ क्या होगा इसका आंसर? पता है किसी को? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सही कहा बेटा सृष्टि, एकदम सही कहा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट नहीं ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, तो ए का ट्रांसपोज अगर ये ए के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ठीक है। अगर हमारा इसका ट्रांसपोज, मान लो एक कंडीशन तो ये हो गई, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है, तो इस केस में ये कैसा होगा बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं? चलिए, तो इसका मतलब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें कई ऑप्शन है ए, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m into p, देखिए एक हमारा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m into p है, ओके, एंड द ऑर्डर ऑफ b इज p into n, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी जब हम उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका m into n, हाँ, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम हमारा वही होगा, इसका ऑर्डर होगा। बताया था ना? देखो कैसे, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो देखें एक बार। भाई मान लो हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है, कौन सा क्वेश्चन कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखें बेटा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा? m into p है, ठीक है। और जो हमारा बी मैट्रिक्स है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा? n इंटू नहीं p इंटू n है, ठीक है। तो p इंटू n, तो ये p इंटू n हो गया।
तो देखिए अगर इनकी मल्टीप्लाई करें हम, यानी ए बी फाइंड आउट करें, तो आपको पता होगा मल्टीप्लाई हमारी तभी पॉसिबल होती है जब इसका कॉलम और इसका रो हमारा सेम हो। तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, सेम है भाई, इसका कॉलम पी और इसका रो हमारा पी है तो सेम है। अब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है वो किससे आता है, इसका m रो के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो नया मैट्रिक्स आएगा ए बी, इसका जो हमारा m होगा वो रो होगा और बचा हुआ जो इसका कॉलम है वो इसका कॉलम होगा। तो m इंटू n ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स आएगा। ओके बेटा, समझ आया आपको? तो ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो हमारा m इंटू n होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कहा है, इफ A and B are matrices then which from the following is true। यानी अगर हमारे A और B मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस हैं, आप बताओ कौन सी कंडीशन इसके लिए सही होगी, बताओ। सर सी। अच्छा, सी वाली सही होगी, यानी ऑल आर Option ट्रू B? नहीं है। ऑप्शन बी, महक का ऑप्शन बी है, और किसी का है क्या ऑप्शन सी और डी में से? ऑप्शन सी। अच्छा ऑप्शन सी, किसी का ए और डी में से भी है क्या? अरे एक एक बता दो, किसी का तो सही होगा ही। हाँ चलो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ हमने क्या कहा कि जो ए ऑप्शन है, हमने देखा था कि a प्लस बी अगर हम हमने देखा था एक, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना? हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो जब हम एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया था? हाँ, एसोसिएटिव नहीं, आई थिंक कुछ और था। कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, आपको याद है क्या किसी को? सर नाम याद रखना जरूरी थोड़ी है। अरे नाम याद ना तो चलो ठीक है, नाम याद ना हो लेकिन प्रॉपर्टी जरूर याद होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन, ठीक है? वो एसोसिएटिव नहीं, वो कम्यूटेटिव है। इसमें ये बताओ अगर हम कम्यूट करें, इसका मतलब पता है क्या है, ए प्लस बी में को अगर हम बी प्लस ए लिख लेते हैं तो ये आंसर हमारे सेम ही आते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। एडिशन में हमारी जब मैट्रिसेस की हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो वो फॉलो करती है। तो इसका मतलब ये हमारा सही होना चाहिए। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, ये हमारा गलत है। आगे देखिए, ट्रांसपोज ऑफ a का भी अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो वापस से a आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी इसने ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ये कह रहा है इट इज नॉट इक्वल टू, बल्कि इक्वल होता है, ठीक है? तो ये हमारा गलत हो गया। अब बताओ यहाँ आ जाओ, ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ऐसा होता है? ये तो हमने भी पढ़ा था कि यार ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि नहीं आती, ठीक है? तो ये हमारी सही वाली प्रॉपर्टी होगी, तो ये वाला ऑप्शन सही है और वो ट्रू के लिए पूछ रहा है। ओके, तो सी इज करेक्ट आंसर। महक का आंसर गलत था, बी वाला। महक बी ऑप्शन में जो डज नॉट इक्वल टू है ना, वो इक्वल होता है। अगर हम एक बार किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं और उसका दोबारा से ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो वापस से सेम मैट्रिक्स आ जाता है। आप चेक करके देखें एक बार, आपको सब कैलकुलेट करना आता है। ओके, अब Okay, बताइए sir. आगे इसमें क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ए इफ। यहाँ पे देखिए, अगर a इज इक्वल टू हमारा एक 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है तो इसमें हमसे a की वैल्यू पूछी और साथ में ये कहा है कि ये जो a है हमारा मैट्रिक्स वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं आप? सर डिटर्मिनेंट 0 होगा। हाँ, डिटर्मिनेंट 0 होगा, वो कंडीशन होगी इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देखेंगे, डिटर्मिनेंट को हम 0 लेके चलेंगे और फाइंड आउट हो जाएगा हमारा a की वैल्यू। ओके, चलिए, तो कोई किसी ने फाइंड आउट किया? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए, ए हमारा जो है मैट्रिक्स वो है a इज इक्वल टू 2 3 4 a, यही है ना हमारा मैट्रिक्स? सर ये सब तो बिना कॉपी पे करे आ रहे हैं आंसर।
हाँ, सब ऐसे ही हो जाएंगे बिना कॉपी पे ही। मैट्रिक्स इतना इजी है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज सारी करा दी हैं, अब तो सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी रट गई हैं, उसके एग्जांपल्स भी तुम्हें मिल गए हैं, तो अब आराम से तुम बिना कॉपी की हेल्प से भी कर सकते हो सारे क्वेश्चन सॉल्व। सर जो ये 12th में इजी आ जाएगा। मैट्रिक्स, हाँ सर 12th में जो मैट्रिक्स में मेन चीज थी ना, हाँ, वो मेन 12th में भी चीज, कट गई थी और अब भी नहीं है। बढ़िया है। मेन चीज जो थी इक्वेशन फाइंड आउट करना था ना। ना एक वो था ना कि कभी इस रो को माइनस करो, उससे कभी वो करो। अच्छा, माइनस करें और रो को माइनस करें, वो तुमने देखा था हाँ। ना, वो उसमें था, डिटरमिनेंट में था। ओके, अच्छा। वो डिटरमिनेंट में था, बोल रहे हो तुम। ठीक है बेटा, वो डिटरमिनेंट के लिए होता है कि हम इसमें से रो को माइनस कर दें, इसमें से कॉलम को माइनस कर दें। हमने देखा भी था, मैंने सिखाया भी था तुम्हें, अगर हम किसी एक रो के लिए कोई प्रॉपर्टी वहां पे लगाएं कि C1 माइनस C2 करके लिखे, तो वो हमारा डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। मैंने कहा था कि इसका डिटरमिनेंट तब भी हमारा सेम ही आएगा, तो उसमें हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो कर सकते हैं डिटरमिनेंट के लिए। ओके, ना कि मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स में हम कोई भी रो को अगर चेंज करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि हम चेंज करें उसे, वो मैट्रिक्स ही चेंज हो जाएगा हमारा। अगर हम रो को कॉलम से ही चेंज करते हैं और तो तुमने देखा होगा जब हम डिटरमिनेंट का किसी रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करते थे तो वहां पे माइनस साइन आ जाता था, है ना? देखा था ना सभी ने? लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हम मैट्रिक्स के रो को ही चेंज कर दें या इंटरचेंज कर दें, ये हमारे लिए लागू नहीं होगी। ओके, मैट्रिक्स ही हमारा चेंज हो जाएगा, ना ही वो माइनस का आएगा ना ही वो प्लस का आएगा। और वैसे भी आपने देखा होगा हमारे जो मैट्रिक्स होते हैं ना बेटा, मैट्रिक्स का कोई साइन नहीं होता एक्चुअली, मैट्रिक्स का कोई साइन नहीं होता एक्चुअली। समझ आ रहा है आपको? ये बात मैंने कह तो दी लेकिन समझानी मेरे लिए भारी पड़ जाएगी। आप जब इंटीग्रेटेड पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, अभी आप सिर्फ उतना ही पढ़े जितना आपको जरूरत है। ठीक है बेटा, ज्यादा हाथ पांव फेंकना सही नहीं होता, कई बार हमारे लिए वो भारी पड़ जाता है। ओके, तो अभी फिलहाल सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज करके स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब देखिए बेटा, अब मुझे ये बताओ, मेरे पास ए है, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूं तो ये कह रहा है कि A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ A शुड बी इज इक्वल टू 0। इसने कंडीशन दी है ना कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब जब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो 2 3 4 A शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वैल्यू के लिए इसकी इधर मल्टीप्लाई करें, इसकी इधर दीवार पे टांग दो क्या, तलवार, है ना? तो तलवार जब हमने टांगी तो ये हमें बता देती है डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन की, इसकी कहाँ करनी है। ओके, तो यहाँ बताओ 2 की ए में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 की ए में करेंगे तो क्या आएगा 2a, 2A 4 की 3 में करेंगे तो क्या आएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 12 और a इज इक्वल टू आ गया 6। वेरी गुड, आंसर है ऑप्शन में मैच कर रहा है। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया ना सभी को? आ गया, महक को तो आ गया, बाकी सबको किसी को नहीं आया, सब करके बैठे हैं माइंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, इफ a इज सर आ इक्वल गया। टू, हाँ सबको आ गया मुझे पता है, इतना इजी क्वेश्चन भी समझ नहीं आया तो बस। हाँ, आगे देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है इफ a इज इक्वल टू 2i 3i 2i माइनस i, और i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो बेटा -1 होती है। तो अब मुझे ये बता दो देन ए का मॉडुलस क्या होगा, किसके इक्वल होगा? तो मॉडुलस ही तो फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड आउट कर लो, बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। कोई सॉल्व कर रहा है? क्वेश्चन Yes नंबर sir 10 था क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा a इज इक्वल टू 2i 3i और -i, यही है ना मैट्रिक्स?
करेक्ट। एक बार चेक करें। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करना है, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी, तो बस फाइंड आउट करो डायरेक्टली। ओके, तो अब मुझे कोई ये बता दो बेटा, जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर, तो क्या आएगा? जब हम 2i की माइनस आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i की माइनस आई में मल्टीप्लाई शो करो ना, फिर माइनस साइन आएगा। 2i की 3i में मल्टीप्लाई कीजिए तो 3i की, या 2i की 3i में मल्टीप्लाई हमने कर दी। ओके, तो अब मुझे ये बता दो बेटा, जब i की मल्टीप्लाई i में होगी तो क्या आएगा? भाई माइनस है तो माइनस का 2i स्क्वायर आएगा क्या? माइनस का 3 की 2 में मल्टीप्लाई सिर्फ i स्क्वायर आएगा क्या? सर आई की मल्टीप्लाई आई में तो आई होती है केवल। हाँ, i की मल्टीप्लाई i में करेंगे तो क्या होना चाहिए? या i तो वन होना होता है चाहिए। या आई होती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये -1 दिख रहा है क्या आपको? माइनस, तो ये वाला -1 जो है हमारा वो 2 में मल्टीप्लाई होगा प्लस के 2 में, तो माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा। ओके, हाँ जी सर। और i की मल्टीप्लाई i में करेंगे तो i स्क्वायर आएगा। ओके, सर आई तो आएगा केवल। अरे i की मल्टीप्लाई i स्क्वायर i में करेंगे तो i स्क्वायर नहीं आएगा अच्छा ठीक है। भाई। i की पावर एक यहाँ पे है और मल्टीप्लाई दूसरी पावर की हुई है, तो इसका मतलब सर पावर ऐड हो जाती है ना। ये आई वाला समझ रहा है, मैट्रिक्स वाला जो 1001 वाला होता है। 100 वाला कौन सा? कुछ नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। देखो यहाँ वो पे मैं तो, गलत समझ गया। अच्छा 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 अच्छा, कहीं और पढ़ा था क्या? आई, नहीं सर, नहीं वो सर, 11th में हमने पढ़ा था ना, वो जो आई होता आइडेंटिटी है। मैट्रिक्स का आई होता है। अच्छा 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 अच्छा, मैट्रिक्स का जो आई होता है मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ सर यस समझ वो सर। रहे हो? ये वाला अरे समझ रहा। अरे अरे स्वयं, वो ये नहीं है बेटा, वो जो आई होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और इसकी वैल्यू ही 1 हाँ सर, होती वो है। मैंने देखा नहीं था। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे ये स्मॉल आई लिखा है। एक्चुअली ये जो आई है ना, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, तुमने शायद सुना भी नहीं होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, या अगर 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए होंगे, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर सुना है क्या? हाँ कॉम्प्लेक्स सर, नंबर, 11th में पढ़ा है, 12th में हाँ, पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी पार्ट से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये वाला हमारा रियल पार्ट है। तो इसमें ये जो इमेजिनरी पार्ट का आई है, देखो ये वाला आई, यही इस वाले पार्ट को इमेजिनरी बना रहा है। यानी जब भी हम किसी भी नंबर में, रियल नंबर में आई की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा नंबर अब इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो आई है वो आया कहाँ से? मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, देखा होगा तुमने जब हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था तो -1 आया था और -1 की वजह से वो आई आ रहा था, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो आई के इक्वल होता है। मैंने बताया था ना डिटरमिनेंट फाइंड आउट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हुए, डिटरमिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, तो उस टाइम पे देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो हमें कभी रियल नंबर उसके बारे में बता रहा है कि हमारे जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे, साथ ही साथ वो ये भी बताता कि इमेजिनरी होंगे या फिर रियल होंगे, है ना? बताता था ना? तो ये जो इमेजिनरी पार्ट आया था वो -1 के स्क्वायर रूट की वजह से आया था। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं या इसके रूट को इधर लेके जाऊं तो इसका मतलब ये स्क्वायर आ जाएगा ना इधर, तो -1 बचेगा और i का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये चेक करें आप। ओके, और याद भी रखें। समझ आया बेटा स्वयं? यस सर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस से। देखिए,
इसमें यहाँ पे -2 तो है ही। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, गिवन भी है क्वेश्चन में, वो है -1 -6 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू फिर भी -1 है। ओके, तो -2 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, +2। -6 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, +6। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई, 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना हुआ बेटा, 8 के इक्वल। समझ आ गया ना सभी को, समझ आ गया ना? यस सर। ओके, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आगे बता दो, आगे जो 11th क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, क्या कोई इसे कर सकता है? पढ़ के देखो एक बार, सभी पढ़ के देखो। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, हो तो जाएगा इसका सर। आंसर निकला किसी से? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो महक का आंसर एक बार हम वेरीफाई करते हैं, चलिए, जिसका नहीं हुआ वो भी देख लीजिए। ऑप्शन बी मीन्स 2/3 का ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का, है ना, क्योंकि इसमें ए जो है हमें शो नहीं किया है कि भाई ए है क्या। लेकिन अगर मैं इसकी किसी दूसरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए में करूं तो मेरा एक नया मैट्रिक्स बन के आ रहा है। तो इन दोनों की हेल्प से मैं इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो द प्रॉपर्टीज, है ना। तो प्रॉपर्टीज इसीलिए हमने अच्छे से की थी ताकि हम आंसर आसानी से लेके आ सके। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें कहा है कि यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, यहाँ B3 है। आगे क्या है, नहीं, गलत हो गया, चलिए सही करते हैं। A11 A12 और बाद में जो दिया हुआ है वो हमारा, चलिए मैं समझ गया जो भी दिया हुआ। देखिए भाई, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है वो A11, यानी पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम में जो भी एलिमेंट है वो A11 है, ठीक है बेटा। फिर A12, ऐसे ही यहाँ पे A21 A22, वैसे ही A31 A32 A32। तो इसका मतलब ये हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है, ठीक है बेटा। तो इसका ऑर्डर हमें पता है कितना है, 3/2 का है। अब जब मैं इसकी ए में मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका ऑर्डर नहीं पता मेरे को क्या है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा एक नया मैट्रिक्स आता है, वो किस ऑर्डर का होता है बेटा, 3/3 ऑर्डर का। तो यहाँ पे B21 B22 B3, माफ करना, B23 वैसे यहाँ पे B31 B32 और B33। समझ आया? तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बना, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। तो अब मुझे ये बताओ, जब मैंने इस वाले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स में की जिसका ऑर्डर 3/2 था, तो अब मान लो यहाँ पे इसका जो R है वो यहाँ पे इसका ये कॉलम है, ठीक है भाई। ए का जो मेरा R और C है इसका ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो अब मुझे ये बताओ, हाँ, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन, क्या हमारे यहाँ पे देखिए इस वाले मैट्रिक्स का, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम इस वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ए मैट्रिक्स है उसका आर जो है वो मेरा 2 है। समझ आया? आर जो है वो 2 के इक्वल है। समझ आया कि नहीं? और क्या है, अब मुझे यस ये सर। बताओ, अब मुझे ये बताओ जो बचा, क्या बचा, अब यहाँ पे आ जाओ। ये जो हमारा बचता है वो क्या है यहाँ पे, 3/3। तो जो बचता है क्या हम ये लिखते हैं भाई, इसका पहला वाला रो यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 आ गया, दिख रहा है रो इसका हमारा 3 के इक्वल है। और इसका ये वाला कॉलम ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 आएगा, जो नेक्स्ट जो हमारा एक का रो होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे जो कॉलम होगा वो 3 होगा। तो इसका मतलब समझ आया बेटा कि जो हमारे ए का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/3। समझ आया? मैं का आपका आंसर एकदम सही था बेटा। चलिए, समझ आ गया ना सभी को?
तो ये हमारा इसका ऑर्डर हुआ ए का। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हमें सेम ही टर्म्स यूज करनी है। ए बी और सी यहाँ पे मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो कि सारे के सारे 2x2 ऑर्डर के हैं, है ना। अब यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है, देखिए क्या क्या चीजें फाइंड आउट करवा रहा है, देखना कितने लुंजू पुंजू से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए। हाँ, इसमें ए प्लस बी फाइंड आउट करवा रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन्हें फाइंड आउट कर लेंगे? कितने बच्चे ऐसे हैं? इतने टुच्चे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बताओ भाई। अजय, सार्थक, स्वयं, महक, सृष्टि, कर लोगे ना सभी? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? आर्यन, ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बेटा? ऑप्शन आर्यन, ए। ऐसा एक्सप्रेशन क्यों? ऑप्शन सर थम कर रहा था, थम। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए प्लस बी होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक करके देखें। ए प्लस बी फाइंड आउट करना है तो 2 में 1 ऐड होगा, -3 में 5 ऐड होगा, 4 में 6 ऐड होगा, 5 में -7 ऐड होगा। तो ये वाला हमारा मैट्रिक्स बनता है। ओके, ए माइनस बी फाइंड आउट करें तो उसे भी चेक कर लेना। 3a माइनस सी फाइंड आउट करें तो पहले जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद में उससे सी वाला हमको सब्ट्रैक्ट करना है। चेक कर लेना, उसे कर लेना, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कुछ नहीं करना, ए और बी फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको आती है ना, या मेरे को फिर से याद दिलाने की जरूरत है आप लोगों को? बोल गए हो तो? सबको आती है ना मल्टीप्लाई? जी हाँ, सबको आती है। सृष्टि को भी आती है, स्वयं स्वयं को आती है, अजय को आती है, अजय को तो आती है, सार्थक को आती है। आती है सर। चलिए फिर हम देख लेंगे इसके बी ए और ए बी ये कौन से हमारे आंसर्स होंगे, इनके कौन से ऑप्शन सही होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 में क्या कहा है बेटा वो देखें। इसमें भी सिंपल मल्टीप्लाई तो करवा रहा है भाई। पहले हमें एक ये वाला दे दिया, एक दूसरा वाला दे दिया, उसके बाद इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो कैसे करेंगे? इसकी रो की जो मल्टीप्लाई होगी इसके कॉलम में करेंगे और ऐड कर देंगे, फिर इसकी रो की इसके कॉलम में करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, एक रो आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में इसके रो की, ये वाला जो हमारा रो है बी ए, इसकी मल्टीप्लाई इस ए बी वाले कॉलम में करेंगे। ठीक है, और ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ऐड कर देंगे। देखेंगे हमारा क्या आंसर आएगा वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा मल्टीप्लाई करते ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा सब मैट्रिक्स गिवन है जिसका एक कॉलम और एक मतलब ये हमें 2 कॉलम दिए हैं और 2 रो दिए हुए हैं। ठीक है, एक ये वाला है, ये भी 2x2 का है। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, इसमें क्या करना है? एडिशन ही तो करना है। तो एडिशन नहीं होगा क्या भाई? 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है? पहले वाले का पहला एलिमेंट देखो, पहले वाले एलिमेंट में दूसरे वाले का जो पहला एलिमेंट है उसे ऐड कर दो। वैसे ही हम दूसरे वाले एलिमेंट को लेंगे तो दूसरे वाले एलिमेंट में दूसरा वाला एलिमेंट ही ऐड होता है। तो एडिशन तो हमें आता है ना, बस एडिशन करना है, सिंपल, सारा ऑप्शन आ जाएगा आपका। ओके सर। ओके, ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा आंसर बन रहा है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसे कर लेंगे? अच्छा ये बताओ कितने कर बच्चे लेंगे। ऐसे हैं जो नहीं कर सकते? कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर सकते वो बताएं। सभी कर लेंगे ना? चलिए सभी कर लेंगे, आगे चलो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 नहीं कर सकते? सभी कर सकते हैं, इसका मतलब ये है इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है। 21 देखिए, 21 वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है? ये है हमारा कॉलम मैट्रिक्स पहला वाला, और दूसरा है हमारा ये वाला रो मैट्रिक्स। तो बताइए क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है बेटा? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को करवाना चाहते हैं?
महक और बाकी सब कर लेंगे। हाँ चलिए भाई महक, तुम्हारे कहने से ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। महक अभी देखेगी कि सर ये तो मैं कर लेती अपने आप से, आराम से हो जाता, ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखें बेटा। इसमें क्या कहा है, जो हमें मैट्रिक्स दिया है, एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है और दूसरा रो मैट्रिक्स दिया है। तो कॉलम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो है 1 2 5। सर हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा, वेरी गुड, यही था, मेरे को पता था। अभी क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही कहेंगी कि हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करनी है 3 4 5 6 की। तो 3 4 5 6 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब चेक करें इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 4/1। इसका ऑर्डर क्या है, 1/4। तो क्या मैच खाना चाहिए, इस वाले का कॉलम इस वाले के रो के इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, इसके रो की मल्टीप्लाई इसके कॉलम में करेंगे, तो इसका रो जो है हमारा वो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3। बाकी कुछ तो है ही नहीं भाई, बाकी कुछ तो है नहीं जो हम आगे इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करें। आगे बढ़ जाओ, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करो, तो 1 की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। फिर इस वाले कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इस वाले कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब आ जाओ दूसरे वाले रो में, दूसरे वाले रो में इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करनी है। कौन से कॉलम में बेटा, इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो इस वाले कॉलम में करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 6। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा, 8। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा, 10। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा, 2 6 जा कितने होते हैं बेटा, 2 6 जा कितने होते हैं, 12। ठीक है, समझ आया। अब आ जाओ इस वाले नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट रो में हम आ गए हैं। अच्छा इसमें 4 एलिमेंट थे 3 थे, इसमें तो 3 एलिमेंट हैं, तो हमने इसका ऑर्डर 3/4 क्यों लिखा, 4/1 क्यों लिखा। इसका ऑर्डर तो 3/1 होगा ना। चलिए 3/1 है बेटा, सही करें इसे सभी। अब बताओ 5 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा, किसमें करनी है, 5 ये हमारा रो का एलिमेंट है और हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5 की 3 में होगी तो 5 3 जा 15 आएगा, और 5 की अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा 20। 5 की इसमें करेंगे तो कितना आएगा 25। 5 की इस वाले में करेंगे तो कितना आएगा 30। तो ये आया हमारा 3/4 का एक नया मैट्रिक्स। समझ आया आपको भाई। जो ऑर्डर बचता है ये वाला, इसका रो और इसका कॉलम, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं ना, लिखे जाते हैं ना। तो जो बचा वो यहाँ लिख गया बस, और आप देख सकते हैं वो सेम ऑर्डर आ रहा है 3/4 का। इसमें 3 रो है और 4 कॉलम्स हैं। समझ आ गया ना सभी को। तो चेक कर लें इसमें क्या आंसर आ रहा है आपका। तो मेरे को लग रहा है इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं भाई अपना नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन देखें क्या है। नया क्वेश्चन है हमारा 22। चेक करें इसे। एक हमारा जो मैट्रिक्स है बेटा वो 2/2 का है और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे 2/3 का है। तो 2/2 और 2/3 क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 2/2 मीन्स ऑर्डर बता रहा हूं मैं। पहले वाले जो मैट्रिक्स है इसमें x y 2 3, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 2/2 है। और जो 1 2 3 x y z है, इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बेटा वो 2/3 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है, जब हम मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है क्या, बिल्कुल है, हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो करके देखिए आंसर आपका तैयार मिलेगा। ओके ऑप्शंस में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 23 चेक करें। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? 3/3 3/3, तो कॉलम और पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये भी हो जाएगा। कर लेंगे ना सभी? देखिए ये भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 2/3 और 3/2 का दिया हुआ है। 2/3 और 3/2, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल है? मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या? यस सर। स्वयं कहाँ गया? स्वयं ने रोम लीव कर दिया क्या? चलिए, स्वयं के इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ भली भांति, है ना बेटा? चलिए अब यहाँ पे ध्यान दें, 24 वाला आंसर भी हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। चलिए 25 वाला आंसर आ जाएगा क्या? 25 क्वेश्चन को देखें बेटा, इसमें क्या है? इफ a इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 का और दूसरा वाला दिया हुआ है 3/4 का। 2/3 3/4। अब कह रहा है वो AB डज एक्सिस्ट, नहीं फाइंड AB, और कह रहा है डज BA एक्सिस्ट। क्या हमारा BA एग्जिस्ट करता है बेटा? भाई AB तो हमें दिख रहा है कि वो AB जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि पहले वाले का कॉलम, सॉरी पहले वाले का जो कॉलम है, बिल्कुल सही कहा, उसके 3 कॉलम हैं, और आप देख सकते हैं जो दूसरा वाला है उसके रो के इक्वल है। तो कर सकते हैं ना इसे, 25 वाला हो जाएगा ना बच्चों सभी का? क्वेश्चन नंबर 25 चेक करें और मुझे बताएं, जिन बच्चों का हो जाएगा वो भी बताएं, पहले वो ही बताएं जिनका हो जाएगा, बाद में वो बताएं जिनका नहीं होगा। तो पहले जिनका हो जाएगा, चलिए बताइए जल्दी, आर्यन कर लेंगे, बाकी सृष्टि भी कर लेंगी, बाकी आर्यन और महक, सृष्टि ये सब कर लेंगे, अजय और सार्थक आप लोग नहीं कर पाओगे क्या बेटा? नहीं, तो चलिए भाई करके देखते हैं इसे, क्या है इसमें। मैं आपको बता दूं, जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ए वाला, ए इज इक्वल टू गिवन है बेटा, ए इज इक्वल टू जो गिवन है वो हमारा गिवन है किसके इक्वल, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ना ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें a इज इक्वल टू है हमारा 3 1 2 2 0 4 और b इज इक्वल टू है बेटा 1 2 3 0 2 3 0 1 3 0 1 2। ओके, अब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स हैं बेटा, चेक करें इसका ऑर्डर क्या है। 2/3, इसका ऑर्डर क्या है? 3/4, 3/4। तो अब मुझे ये बताओ, जब मैं ए बी फाइंड आउट करूंगा तो क्या इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले ये बताओ, क्या ये हमारी एग्जिस्ट करेगी मल्टीप्लाई? तो चेक करें एग्जिस्टेंस कैसे, कि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इक्वल ही तो है, तो इसका मतलब हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो हम कह देंगे दिस ए बी, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट। ओके, समझ आया? अब बताओ, जब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे बेटा, जब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए बी वाले का कॉलम, बी वाले का कॉलम 4 और ए वाले का रो इक्वल है क्या? These are not equal। तो अब हम क्या करेंगे,
इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इक्वल नहीं है तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया? सभी को समझ आया? बस मल्टीप्लाई हमें फाइंड आउट नहीं करनी है, बस चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। तो पहले हमने चेक किया कि 3 और 3, जब हम ए और बी फाइंड आउट करेंगे तो 3 और 3, इसका मतलब इसका कॉलम और इसका रो हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, जब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो हमारा इक्वल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाले तो हमारे इक्वल हैं, यानी इसका कॉलम इसका रो तो इक्वल है, तो ए भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम बी ए के लिए चेक कर रहे हैं तो इसका कॉलम इसका रो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आ गया ना सभी को? क्वेश्चन नंबर 26 चेक करें। 26 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? इसमें भी कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू ये और बी इज इक्वल टू ये, यानी ए हमारा एक रो मैट्रिक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें 2 रो हैं और बाकी कॉलम है ना, और यहाँ पे हमारा बी इज इक्वल टू ये है। तो आप देखें इसे क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है क्या? Yes, sir. ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है क्या? चलिए चेक करते हैं भाई, क्या पता हो, देखने से हमें पता ही ना लगे। तो देखिए आप, ए जो है हमारा वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसमें क्या कहा है बेटा कि 2 रो हैं और 4 कॉलम है। ओके, ए वाले में। वैसे ही बी जो है हमारा वो किस फॉर्मेट में दिया है, उसमें कहा है कि इसमें 4 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? तो अब मेरे को ये बता दो बेटा, जब हम चेक करेंगे, क्या पहले हम ए बी के लिए चेक करेंगे? चलिए ए और बी के लिए चेक करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा क्या बेटा, ए वाले का रो और बी वाले का कॉलम इक्वल होने चाहिए। ए वाले का रो और बी वाले का, सॉरी गलत हो गया, उल्टा हो गया, ए वाले का कॉलम और बी वाले का रो इक्वल होने चाहिए। तो क्या ये इक्वल है? जब ए बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कॉलम और रो इक्वल हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कॉलम इस रो के इक्वल आ रहा है। ओके, अब जब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे, अच्छा ए बी हमारा एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ से हमें पता चल गया एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई। अब जब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे भाई, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये भी इक्वल है, तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों मल्टीप्लाई एग्जिस्ट तो कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये हमें कंफर्मेशन नहीं है कि क्या ये इक्वल होंगे, यानी ए बी और बी ए इक्वल होंगे, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो हमारा गलत है। यहाँ पे देखिए, ये भी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी हम नहीं कह सकते। बस आप देखें कि ये तो पक्का कंफर्म हो गया है कि ए बी, अच्छा अरे नहीं है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि ए बी एग्जिस्ट और बी ए एग्जिस्ट। यहाँ पे तो एक एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरा नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन सी एंड डी इज नॉट करेक्ट आंसर, आर नॉट करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, ए और बी के लिए हम देखेंगे तो अब ये चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, उसके बाद चेक करना पड़ेगा क्या हमारा ए बी बी ए के इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर है। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन तो हमें पता चल गए, सी और डी होंगे या नहीं। ठीक है, बाकी ए और बी के लिए आप चेक करें, कर सकते हैं ना सभी? ओके, महक
कर सकती हैं, बाकी सृष्टि भी कर सकती हैं, बाकी अजय, सार्थक, आर्यन, आप में से कोई नहीं कर पाएगा क्या? आर्यन भी कर लेगा। अजय, सार्थक, आप क्लास में हैं बेटा? अजय है, सार्थक आप भी हैं। चलिए आप जवाब दिया करें, ऐसा लगता है कि आप हो ही नहीं क्लास में। एक तो सारे के सारे वीडियो ऑफ करके रखते हैं, ऊपर से जवाब भी नहीं देते हैं। कम से कम आप लाइक और कमेंट वगैरह तो करें। चलिए अब यहाँ हम देखें आगे, आगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है भाई? एक्सरसाइज खत्म होने जा रही है। 27th वाला देखें आप। 27th में क्या कहा है? इफ a इज इक्वल टू 0 I 0 वेयर I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। चलिए हाँ अजय, चलिए बेटा, आपकी स्माइल मुझे दिख रही है, आपका लव भी दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे देखें, इफ a इज वो लाइक है। अच्छा वो लाइक है, चलिए कोई बात नहीं, लाइक है तो यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 0 I 0। चलिए बेटा, अब हमें फाइंड आउट जो करना है वो a स्क्वायर और a क्यूब फाइंड आउट करना है। तो आप बताएं कैसे करेंगे इसे? भाई आई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, तो क्या हम a स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए आप सारे ऑप्शंस में देख सकते हो, और वैसे भी कहा है कि फाइंड a स्क्वायर एंड a क्यूब। तो पहले हम a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और फिर a क्यूब फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। आंसर आ जाएगा, कर लेना इसे आप। सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, आप सब कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। फाइंड द एलिमेंट्स फाइंड द एलिमेंट्स C23 C32 C31 इन द प्रोडक्ट C इज इक्वल टू AB। आप देखिए जो हमारा C है वो एक ऐसा मैट्रिक्स बन के आएगा जिसके एलिमेंट्स हम C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 C33 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब A और B की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक नया मैट्रिक्स आएगा जो कि इक्वल टू C है। तो क्या हम ये वाले एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते? C23 कौन सा होगा, C32 कौन सा होगा, C31 कौन सा होगा? कर सकते हैं ना सभी को? क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को या नहीं? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा किसी को भी? चलिए मैं करता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर है बेटा 28। इसमें हमें a गिवन है, a गिवन है और b भी गिवन है, और कह रहा है फाइंड द c इज इक्वल टू ab एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C23 C32 और C31। ठीक है, तो चलिए बेटा a इज इक्वल टू जो है यहाँ पे a गिवन है हमारा a गिवन है यहाँ पे a इज इक्वल टू आता है 2 3 4 1 2 3 1 1 2, a की वैल्यू है और किसकी? b की भी वैल्यू है। b इज इक्वल टू हमें गिवन है बेटा 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। These are the values of a and b matrices। ओके बेटा, अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में ये गिवन है कि C जो है नया मैट्रिक्स जो आएगा वो किसके इक्वल है बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b के इक्वल है। तो अगर हमें C फाइंड आउट करना है, देखिए सबसे पहले ये बताओ, क्या मैं किसी भी एलिमेंट के किसी भी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को क्या मान सकता हूँ? देखिए जो मेरा C वाला है उसके एलिमेंट्स को मैं C11 कह सकता हूँ, नाम दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि पहली रो का पहले वाले कॉलम का जो भी हमारा एलिमेंट है वो C11 है। वैसे ही C12 C13 C14
C21 C22 C23, वैसे ही यहाँ पे C31 C32 C33। क्या ये मेरा एक मैट्रिक्स मान सकता हूं ना मैं सी वाले को? वैसे ही अब बताइए। चलो भाई, सी मैंने ये मान लिया। अब मुझे ये बताओ आगे इसमें क्या दिया है? C इज इक्वल टू ए बी है। तो अब मुझे ये बताओ ए की जो वैल्यू है वो क्या है? ए की जो वैल्यू है वो हमारी गिवन है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली। ओके, ये वाली। ये क्या हुआ? चलिए, वो नहीं आ रही। हाँ भाई, ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है? देखिए बेटा, ए की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 2 3 4। लिखिए इसे 2 3 4 1 2 3 1 1 2 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 1 2। यही है ना? बी की वैल्यू रखो यहाँ पे। मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है हमारे पास 1 3 0 -1 2 1 1 3 0 -1 2 1 1 3 0 -1 2 1। आगे क्या है? 0 0 2। तो ये हो गया 0 0 2। ओके, मल्टीप्लाई करो, इसकी क्या आएगी बेटा? अगर हम ए में बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई बताएगा मुझे इसकी मल्टीप्लाई क्या है? किसी ने करके देखा आगे? नहीं किया होगा, सारे के सारे आलसी बैठे हुए हो। चलो बेटा, अब तक तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर देते। जिन बच्चों को समझ आ गया था कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो सिंपल मल्टीप्लाई कैलकुलेट करो। उसके बाद बताओ 2 की मल्टीप्लाई 3 में 1 में करेंगे। मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। 2 की कर 1 में दिया सर। क्या आया बेटा? सर -1, -1। फिर पहले कॉलम में बोलूं या रोज में बोलूं? हाँ, पहले रोज में बोलो बेटा। 60 -1 ठीक है, -1, फिर 12, 12 फिर 11, 11 फिर -1, -1 7, 7 8, 8 0 5 5। 0 5 5। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सी आ गया है। ओके, तो ये हमारा सी आ गया है। अब बताओ, कंपेयर करो इसको किससे बेटा? जो मैंने यहाँ पे एक सी मैट्रिक्स लिखा था। अब देखें, अगर हम इससे इसे कंपेयर करेंगे तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? C23 C32 और C31 की वैल्यू हमें बतानी है। तो C23 की वैल्यू बताओ कौन सी होगी? C23 C23 की वैल्यू हमारी कौन सी होगी बेटा? ये वाली। C23 की ये हो गई। C32 की वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली। ओके, और जो नेक्स्ट है वो है हमारी C31 की वैल्यू। तो C31 कौन सा है? ये वाला। तो ये 3 वैल्यूज हमें देखनी है। पहले नंबर पे हमारी ये वाली है, दूसरे नंबर पे ये वाली है और तीसरे नंबर पे ये वाली है। तो आप चेक करें, जो अभी हमने मल्टीप्लाई फाइंड आउट की उसमें पहले वाला ये वाला एलिमेंट है C23, इसकी वैल्यू क्या आई? 8। फिर ये C32, इसकी वैल्यू क्या? 5। और ये C31 और इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो आप चेक करें ऑप्शन में हमारे कौन से ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। ओके, Option B. ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना? तो Yes, sir. C23 is equal to 8, C32 is equal to 5 and C31 is equal to 0. These are the answers. Okay,
तो आप चेक कर सकते हैं 8 5 और 0, 8 5 0। और भी कुछ फाइंड आउट करवा रहा था क्या इसमें? Find the element C23, C32, C31 in the product this where A is equal to this and this. अच्छा देखिए बेटा, इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। जो इसमें ऑप्शन है उसमें हमारी जो वैल्यूज हैं वो C23, C32 और साथ में C22 भी है, और बाद में कह रहा है C31। ओके, तो आप चेक करें, इसमें C22 हमारा छोड़ा हुआ था, तो C22 भी आप देखें क्या आएगा। C22 क्या ये वाला होगा 7, तो C22 भी इसमें 7 है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, वो कर रहा है बेटा 8 5 7 और 0। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, आप फाइंड कर चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। सभी को समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भाई, 29 में क्या है। अच्छा, यूजिंग मैट्रिक्स क्रेमर्स मेथड। देखिए मैंने क्रेमर्स मेथड के बारे में अभी नहीं बताया आप लोगों को, और आई थिंक मैं भूल ही गया उसे बताने के बारे में। मैंने कल तो कहा था आपसे कि पहले क्रेमर्स मेथड करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे। तो चलिए, मैं बस आया और आने के बाद जल्दी जल्दी में मैं उसे भूल ही गया। चलिए बेटा, क्रेमर्स लॉ मैं बता देता हूँ अभी आपको क्या होता है क्रेमर्स लॉ। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं हम। पहले हम क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 ये सब कर लेते हैं। इनमें बस क्रेमर्स लॉ हमारा यूज नहीं होना चाहिए। तो देखें, पहला हमारा 29 है। 29 में क्रेमर्स लॉ यूज हो रहा है, तो इसे अभी हम स्किप कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। पहले क्रेमर्स लॉ हम पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि क्या आंसर्स होंगे। अभी ये 30 वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में भी क्रेमर्स लॉ हमारा यूज किया जा रहा है, तो इसे भी अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हम 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। 31 में क्या कहा है? 31 में कहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, और z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो इसमें हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। किसकी फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, और z की वैल्यू 1। मींस x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये x, y और z की वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको आता है क्या? मैंने वैल्यूज फाइंड आउट करना ही नहीं सिखाया है आपको, है ना बेटा? चलिए, अभी हम इसे भी स्किप करते हैं, हो सकता है इसमें क्रेमर्स रूल हमारा अप्लाई किया जाए। ओके, तो पहले हम क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाली सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलिए। इफ a इज इक्वल टू 6 5 और 3 9 है, तो फाइंड a डैश का डैश। तो क्या आएगा? ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे किसका बेटा? 32 का। अब इसमें 33 देखें। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है इफ 2 इंटू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है -9, फिर से एक मैट्रिक्स गिवन है, और कह रहा है इज इक्वल टू 1 8। और ये क्या है? आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 18 में मल्टीप्लाई हो रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ओके बेटा, तो अब हमें x और z की वैल्यू बतानी है, क्या होंगी? x और z की वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? x और z की जब भी हम वैल्यू बताएंगे तो कैसे आएंगी? हाँ जी, x और z की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे आएंगी? कोई बता सकता है मुझे? नहीं। चलिए, ये भी क्रेमर्स रूल से ही हमारा रिलेटेड है, जिसे हम बाद में देखेंगे। 34 वाला देखो बेटा। 34 क्या है इसमें? 0 3 -4 -3 0 -5 इज a। अच्छा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है, नल मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो आप एक बार चेक करें, नल मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या कोई भी एलिमेंट हमारा
नहीं होना चाहिए। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ओके, अब मुझे ये बताओ, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए चूज करेंगे तो नल तो हो नहीं सकता। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करके देखें बेटा। तो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए चेक करके देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए का, मान लो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ और देखता हूँ कि वो ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ रहा है, इसके ही माइनस के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला मैट्रिक्स मेरा एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि मतलब इसी के इक्वल आ रहा है, सेम। तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर माइनस और ये वाला मैट्रिक्स है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करके देखें और चेक करें क्या आ रहा है। किया किसी ने 34 वाला? Option D. ऑप्शन बी? None of these. अच्छा, ऑप्शन डी आ रहा है, नन ऑफ दिस। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा नन ऑफ दिस हो इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो ना ही हमारी स्क्यू सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ना ही सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और नल मैट्रिक्स तो है ही नहीं क्योंकि इसमें तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैंगे। तो चलिए भाई, अब बताइए 35 का बताओ क्या होगा। 35 इसमें क्या है? चेक करें बेटा, क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है? Singular क्या? matrix. वेरी गुड। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, और 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अब यहाँ तक के हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ऊपर जो क्वेश्चंस बचे हैं बेटा, वो कौन कौन से बचे हैं आप ये देखें, जो क्रैमर्स रूल से हमारे रिलेटेड हैं। तो 30, 31, 32 एंड 33 ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी छुड़वाए हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले क्रेमर्स रूल समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल क्या होगा बेटा? अब ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में हमारी ये भी यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, तो चलिए क्रेमर्स रूल, एक बार हम क्रेमर्स रूल पे नजर डाल लेते हैं भाई। देखिए भाई, सबसे पहले आप यहाँ चेक करें बेटा, यहाँ पे हम क्रेमर्स रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, और यहाँ पे क्रेमर्स रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो भी इक्वेशंस मिलेंगी बेटा, अच्छा क्रेमर्स रूल जो काम आता है वो किसके काम आता है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। कैसी इक्वेशंस का? जो कि 3 वेरिएबल्स में हो, एक्स, वाई और जेड, इस तरह से। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोई भी हमें जो 3 वेरिएबल की इक्वेशन मिलती है, लीनियर इक्वेशन, क्या वो इस फॉर्मेट में मिलती है? ax plus by plus c is equal to d, सॉरी cz is equal to d। क्या ये वाला फॉर्मेट होता है हमारा? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ओके बेटा, अब बताओ, जब हमारी ये जनरल फॉर्म है तो इसका मतलब अगर मैं किसी एक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए बेटा, x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी। बाकी यहाँ पे a, b, c and d are constants, are constants। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखें बेटा, जब भी हम 3 इक्वेशंस लेंगे तो 3 इक्वेशंस हमें इस फॉर्मेट में मिलेंगी कि भाई पहली वाली जो इक्वेशन है वो मैं कह रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, पहली इक्वेशन हो गई। ओके, क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और क्या ये 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है? बिल्कुल है ना? वैसे ही दूसरी वाली इक्वेशन ये मिल सकती है a2x प्लस b2y
प्लस C2Z इज इक्वल टू D2। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब मुझे ये बताओ थर्ड वाली क्या होगी? A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इज इक्वल टू D3। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई बेटा। ओके, अभी तक तो किसी को कोई नई बात पता ही नहीं चली। हाँ भाई चलो, अभी बस थोड़ा सा वेट करें, आपको कुछ पता चलेगा। A4X प्लस B4Y प्लस C4Z इज इक्वल टू D4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने देखा चार इक्वेशंस हैं, चारों की चारों लीनियर है और सारी की सारी 3 वेरिएबल्स में है। तो इसका मतलब जब हम चार इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पे 4 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा कि यार यहाँ पे 3 इक्वेशन ही सफिशिएंट थी, क्योंकि 3 वेरिएबल में है तो 3 इक्वेशन सफिशिएंट होती है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। एक्चुअली मैंने एक इक्वेशन फालतू लिखी है, इसको हटा दो यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल। तो जब भी हम 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए 3 इक्वेशंस चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा पहली वाली है, बिल्कुल है हमारे पास, दूसरी वाली भी है, बिल्कुल है, और तीसरी भी है। तो इन तीनों की हेल्प से हम आसानी से एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्रेमर्स रूल क्या होता है हमारा। कौन सा रूल? क्रेमर्स रूल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, देखें सभी, अगर हमारे पास इस टाइप इस फॉर्मेट में इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू होगी वो हमारी डेल्टा x अपॉन डेल्टा के इक्वल होगी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा के इक्वल होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा x क्या है और डेल्टा क्या है। ठीक है, तो आप देखें एक बार, यहाँ पे हम x को कह सकते हैं किसके इक्वल, x इज इक्वल टू जो होता है वो डेल्टा x अपॉन डेल्टा के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल। ओके, अगर हम देखें y इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा के इक्वल होता है, z इज इक्वल टू सिमिलरली डेल्टा z ओवर डेल्टा के इक्वल होता है। समझ आया? तो यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि ये डेल्टा x क्या है, डेल्टा y क्या है, डेल्टा z क्या है और डेल्टा क्या है। ठीक है, एक्स वाई जेड तो हमारे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, पहले इसे देखें। डेल्टा एक्स जो है हमारा वो है, चेक करें, डेल्टा एक्स जो है हमारा वो है क्या, D1 D2 D3। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले डेल्टा फाइंड आउट कीजिए, उसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा जो होगा हमारा वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि हमारे कोफिशिएंट से मिलके बना हुआ है। डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट है बेटा, मैट्रिक्स नहीं, ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट होगा जो कि हमारे वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है ना उनसे मिलके बना हुआ है। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में जो हमारे एलिमेंट है वेरी सॉरी कॉन्स्टेंट्स हैं वो A1 B1 और C1 है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन के लिए A1 B1 C1, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए A2 B2 और C2, तीसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या है A3 B3 और C3। ओके बेटा, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, ये सारे हमने कोफिशिएंट्स लिए हैं किसके, एक्स वाई और जेड के। पहली इक्वेशन से हमने ये वाला लिखा, दूसरी इक्वेशन से ये वाला रो और तीसरी इक्वेशन से ये वाला रो। समझ आया सभी को? देखिए बेटा इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखी है, देख सकते हैं आप, पहला वाला हमने पहली रो में, दूसरा वाला पहली रो में आया, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। तो हमने ये इससे इनकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो हमारा डिटर्मिनेंट ये आया, देख सकते हैं आप। तो बेटा हमारा ये डेल्टा आ गया है, डेल्टा की वैल्यू ये होती है। आप अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। ओके,
अब मुझे ये बताओ, डेल्टा निकालना हमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, अब आराम से इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा एक्स जो होता है बेटा, देखिए डेल्टा एक्स जो होता है, अच्छा ये बताओ क्या ये मेरा एक्स का कोफिशिएंट था, यानी इस वाले कॉलम में सारे के सारे एक्स के कोफिशिएंट हैं। देखिए ये भी एक्स का था, ये भी, ये भी, सारे के सारे एक्स के कोफिशिएंट हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या मेरा ये वाले कोफिशिएंट y के थे अलग अलग इक्वेशंस में, क्या मेरे ये वाले सारे कोफिशिएंट z के कोफिशिएंट थे अलग अलग इक्वेशंस में, बिल्कुल थे। तो अब देखें डेल्टा एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक काम करें, देखिए जो हमारा एक मैट्रिक्स आएगा, कौन सा, d1 d2 d3, ये हमें मिल रहा है इक्वेशन की राइट हैंड साइड से मिल रहा है। तो अगर हम एक इसको कौन सा मैट्रिक्स माने बेटा, ये हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड से हमें मिला है ये वाला, इससे। ओके, तो जब हम d1 d2 और d3 से एक ऐसा मैट्रिक्स बना लेंगे, तो अब देखिए अगर हम पहले वाले कॉलम को इसको इस वाले कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं, तो देखिए ये हमारा, इसका मतलब ये एक्स के वेरिएबल्स थे ना बेटा, एक्स के वेरिएबल्स थे। तो जब हम एक्स के वेरिएबल्स को यानी जो हमारे कॉलम में थे उनको मैंने d1 d2 और d3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरा आएगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जो होगा मेरा डिटर्मिनेंट ही होगा, और डिटर्मिनेंट किसका, d1 d2 d3 का। ओके, बाकी b1 b2 b3 और c1 c2 c3 ये सभी सेम ही होंगे। ओके बेटा, यहाँ पे है ना पावर ऑफ होने वाली है एलईडी की, मेरे को ये पता नहीं है कि ये कैसे सही होगा, भैया अभी नीचे चले गए हैं, तो एक बार ऐसा हो सकता है कि हम बीच में रुक जाएं, और बीच में अगर रुक गए तो हम फिर कल ही क्लास लेंगे। तो सिमिलरली आपको बेटा डेल्टा एक्स की वैल्यू तो हो गई फाइंड आउट, डेल्टा वाई की करो। तो डेल्टा वाई के लिए देखिए जो वाई के कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह पे आपको d1 d2 d3 रखना है। तो यहाँ पे तो a1 a2 a3 था, b1 b2 b3 की जगह पे d1 d2 d3 आएगा, और बाकी c1 c2 c3 ऐसे ही रहेगा। ओके, बस आप मेथड सीखें। बाकी अब मुझे ये बताओ डेल्टा z जो होगा हमारा क्या होगा, क्या डेल्टा z ये होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3, तो ये हमारा डेल्टा z होगा। अब x की वैल्यू हमें पता है, x अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स लॉ x इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा होता है। तो डेल्टा x की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे और डेल्टा की वैल्यू भी, इसमें रख के x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही y इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा, सिमिलरली z इज इक्वल टू डेल्टा z ओवर डेल्टा। तो जब हम डेल्टा फाइंड आउट कर लेंगे और डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी बेटा, एक्स वाई और जेड की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, स्क्रीन बंद हो चुकी है, मेरे को चमकना बंद हो गया है। सामने कैसे चल रही है क्लास, आपको हो सकता है सुनाई आ रहा हो, सब कुछ दिखाई दे रहा हो। चलिए बेटा, पहले भी एक बार ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। अब चलिए क्लास यहीं ओवर करते हैं, वैसे भी 12:30 का टाइम हो गया है। बाकी हम जो देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रेमर्स रूल कैसे अप्लाई किया जा रहा है, इसके बारे में तो हम समझ गए हैं, अप्लाई कैसे किया जा रहा है हम वो सब देख लेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल ओवर करने जा रहे हैं। सो बेटा गुड डे, बाकी आप अपनी Sir? मेहनत करते रहें। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, क्या नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। इस वाली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन में से मैंने क्रेमर्स रूल तो आपको समझा दिया है। अगर क्रेमर्स रूल से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं तो करके लेके आना, 1-2 क्वेश्चन मुझे करने पड़ेंगे, वो मैं करा दूंगा। ओके बेटा, ओके सर। ओके, तो अब हम क्लास यहीं पे ओवर करने जा रहे हैं। गुड डे। बाय सर। बाय बेटा।